एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें सैंड को दिखाया जाता है जो कि यो के बार में ड्रिंक कर रहा होता है। यो ने उसके लिए जो ड्रिंक बनाई होती है, यो उसके बारे में पूछते हुए उससे कहती है क्या ये ड्रिंक सही बनी है। तो सैंड उसे पीते हुए कहता है कि हाँ, जैसे पग बनाता था उससे मिलती जुलती है। यो उससे कहती है कि ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, उससे कंपेयर मत करो, मुझे पता है मैंने उसके जितनी अच्छी ड्रिंक नहीं बनाई है। तो सैंड उससे कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम उसे मिस करती हो। तो यो उससे कहती है कि हाँ, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन मुझे अपने दिल को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज तक मुझे जिस तरह के पर्सन मिले हैं वो या तो मेरा पैसा चाहते हैं या फिर मेरी बॉडी। लेकिन अगर सामने से कोई लड़का मुझसे ये कहे कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा है तो मैं तो डर ही जाऊँगी ना, क्योंकि आज तक मुझे इन सारी चीज़ों की आदत नहीं रही है। तो सैंड उससे कहता है लेकिन कुछ चीज़ों में तुम्हें रिस्क लेने की ज़रूरत है, शायद तुम्हारी लॉटरी लग जाए, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। तो ये उससे कहती है कि लॉटरी लगने में फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, इससे अच्छा मुझे मेरा आइडियल टाइप का बॉयफ्रेंड मिल जाए, जो मैं जिस तरह से हूँ उस तरह से मुझे पसंद करे और मेरी केयर करे। उनकी बातें चल ही रही होती हैं, तभी वहाँ पे पग आ जाता है। पग वो ड्रिंक पीते हुए उससे कहता है ये ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है, इसके एक सिप लेने से ही आदमी ड्रंक हो जाएगा। यो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। यो कहती है कि अगर मैं ड्रंक हो जाऊं तो क्या कोई मेरी केयर करेगा। तो पग उससे कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी केयर करूं। तो यो हाँ में इशारा करती है। तो पग जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे क्लोज जाके उसको हग कर लेता है। फाइनली यहाँ पे जो है यो और पग का पैचअप हो चुका है और उन दोनों को इस तरह से देख के सैंड काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे कॉलेज का दिखाया जाता है, जहाँ पे म्यू अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि कैफ़े ओपन होने से पहले मैं वहाँ पे आ जाऊँगा और आपकी हेल्प कर दूँगा, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर दीजिए। ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देता है। जैसे ही वो फ़ोन रखता है उसे टॉप का कॉल आने लगता है। पहले तो वो मुंह बनाता है लेकिन वो कॉल उठा लेता है। टॉप उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। म्यू उसे बता देता है कि वो कॉलेज में है। टॉप कहता है तुम्हारी क्लासेस ख़त्म हो गई है तो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ। तो म्यू उसे मना करते हुए कहता है कि वो चुआन के साथ बाहर जाने वाला है प्लांट्स खरीदने के लिए, और आज वो फ्री नहीं है, वो आज पूरा टाइम जो है अपने दोस्तों को देने वाला है। ऐसा बोल के वो सीधा फ़ोन कट कर देता है। वो टॉप की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि टॉप जो है बिल्कुल उसके पीछे ही होता है। सीन शिफ्ट होता है, म्यू जो है कैफ़े में बैठा होता है, तभी उसे बोइंग का मैसेज आता है कि वो कुछ देर में उससे मिलने वाला है। तभी उसके पास टॉप आते हुए उससे कहता है क्या चुआन तुमसे मिलने वाली है या फिर बोइंग। ये सुनने के बाद तो म्यू के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। टॉप उससे कहता है म्यू सीरियसली तुम मुझसे बदला लेने के लिए उसके साथ हुकअप करने वाले हो। तो म्यू कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो टॉप उससे कहता है तो और क्या कहूँ, तुमने उसे अपने घर पे आने के लिए अलाउ कर दिया, तुमने उसे गेम खेलने के लिए बुला लिया, और यहाँ तक कि तुमने अब मुझसे झूठ कहा कि तुम चुआन के साथ जाने वाले हो ताकि तुम उसके साथ घूम सको। अगर ये सब करने से तुम्हें सेटिस्फेक्शन फील होता है तो तुम्हारे दिल में जो आए वो तुम करो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी भी एक लिमिट है। मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी किया था वो गलत था, लेकिन मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे सेकंड चांस दोगे। लेकिन अब बस हो गया, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो बेहतर इसी में होगा कि हम दोनों सेपरेट हो जाए और इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म कर दे। इससे मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बेहतर ये जानते हुए कि तुम बोइंग के साथ कभी सोए भी हो। ऐसा बोल के टॉप जो है वहाँ से गुस्से में चला जाता है और म्यू इसी बारे में सोचने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें निक को दिखाया जाता है जिसके पास डैन आते हुए उससे कहता है तुम वरीड लग रहे हो, क्या बात है। निक कहता है कि कुछ भी नहीं। तो डैन उसके बाजू में बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने आज से पहले किसी यंग लड़के को डेट नहीं किया है। तो निक उसके तरफ देखते हुए उससे कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। तो डैन उससे कहता है कि हाँ, तुम्हें जैसा भी फील हो प्लीज़ मुझे बता देना। तो निक उससे कहता है कि ठीक है। डैन उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो निक कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं किसी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। डैन कहता है क्या मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा हूँ। तो निक कहता है कि नहीं, लेकिन फिर वो अपनी बात कंटिन्यू नहीं करता। उसे कहता है कि ये सारी बातों को छोड़ो, हमें काम पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा बोल के निक वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हुई है कि निक ने डैन को कोई होप नहीं दी है कि फ्यूचर में जाके वो दोनों कभी कपल बन पाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है,
हमें रे को दिखाया जाता है जो कि सैंड के मॉम के क्लब में जाता है। सैंड की मॉम उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि स्टेज पे जाके गाना गाओ, तुम्हें देख के कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। रे उनसे कहता है कि आज नहीं मॉम, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, वैसे मैं यहाँ पे सैंड को देखने के लिए आया था। तो सैंड की मॉम कहती है कि सैंड यहाँ आया तो था लेकिन वो चला गया, तो तुम उसे कॉल क्यों नहीं करते। रे कहता है कि मैंने उसको कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। मैं उसकी जॉब वाली जगह पर भी जाकर आया लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो मुझे लगा कि वो आपके पास आया होगा। सैंड की मॉम समझ जाती है कि उनके बीच में कुछ तो प्रॉब्लम है। वो रे को अपने साथ बिठा लेती है। सैंड की मॉम रे से पूछते हैं कि क्या बात है, तो रे उन्हें बता देता है कि उसने सैंड पे गुस्सा किया और उसे कुछ ऐसी चीज़ें कही जो कि उसे नहीं कहनी चाहिए थी, जिस वजह से सैंड उस पर गुस्सा है और शायद अब वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। तो सैंड की मॉम कहती है, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम लोगों का झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि सैंड एक ऐसा पर्सन है कि जो लोगों की बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। उसे लोगों के मामले में टांग अड़ाने की बहुत ज़्यादा आदत है। मैं उसकी मॉम होने के बावजूद मैं खुद अनॉयड फील करती हूँ कि काफ़ी बार वो मुझे हर एक चीज़ करने से रोकता है कि किस तरह से मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए, मुझे मेरा नाइट जॉब नहीं करना चाहिए। वो ज़बरदस्ती मेरे हेल्थ की केयर करते हुए मुझे हॉस्पिटल में ले जाता है और वो ये बात भी नहीं सोचता कि वो इन सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करेगा। वो हमेशा मुझसे कहता है कि मॉम आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो, मैं आपका ख्याल रखूँगा। रे कहता है कि वो मेरे साथ भी ऐसा ही करता है। तो सैंड की मॉम कहती है कि इसका मतलब वो जो है तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा बेटा किसी रिच पर्सन को डेट करे। तो ये सुनने के बाद रे बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है। सैंड की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें पता है कि वो अभी कहाँ पे होगा। तो रे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो सैंड की मॉम कहती है कि जब वो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है तब वो अकेला बैठकर ड्रिंक करना प्रेफर करता है। तो रे को समझ में आ जाता है कि वो कहाँ पे होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंड को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के पास आया होता है। वो वहीं पे बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके डैड उसके पास आके उसे पहचान लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम सैंड हो ना, तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त कहाँ पे है। तो सैंड उसे बता देता है कि वो बिजी है इसलिए वो नहीं आ पाया। सैंड के डैड कहते हैं कि तुम अभी भी यंग हो तो तुम्हें ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। सैंड बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। वो अपनी ड्रिंक कंप्लीट करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रे उसे पीछे से आवाज़ देता है। सैंड पलटी होके देखता है तो रे उसके सामने होता है। रे उससे रोते हुए माफ़ी मांगता है और सीधा आके उसे हग कर लेता है, जिससे सैंड भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। रे उससे रोते हुए काफ़ी बार माफ़ी मांगते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सैंड भी कहता है कि वो भी उसके बिना नहीं रह सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को बाथटब में दिखाया जाता है जहाँ पे रे सैंड को काफ़ी ज़्यादा टीज कर रहा होता है। सैंड उसे ऐसा करने से मना करता है। रे उससे कहता है कि तुम्हें अगर मेरे डैड का दिया हुआ पैसा वापस चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सैंड उससे मना करते हुए कहता है कि जब तुम्हारे डैड ने मुझे पहली बार वो ऑफ़र किया था तो मैं थोड़ा हेजिटेट करने लगा था, फिर जब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने लगा तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने आज के पहले इतनी ज़्यादा केयर किसी की नहीं की। फिर सैंड उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रिंक करना बंद कर दो और तुम ड्रिंक करके ड्राइव तो बिल्कुल नहीं करोगे और हर ईयर जो है अपना हेल्थ चेकअप करवाओगी। रे उससे थैंक्स कहता है कि वो शॉर्ट टेम्पर होने के बावजूद सैंड आज उसके साथ है। सैंड उससे कहता है कि काहे का शॉर्ट टेम्पर, तुमने मुझे चोट लगा दी उस दिन। तो रे उसके लिए वरीड होते हुए कहता है कि तुम्हें कहाँ पे चोट लगी, मुझे दिखाओ। फिर वो कहता है कि तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें इतना ज़्यादा भी दर्द नहीं हो रहा। सैंड उससे कहता है कि अब की बार तो ठीक है लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है तुम मेरी पहली बात सुन लेना, इतना शॉर्ट टेम्पर होने की ज़रूरत नहीं है। तो रे उससे माफ़ी मांगते हुए उसे प्रॉमिस कर देता है कि अगली बार ऐसा कुछ भी होगा तो वो सैंड की बात पहले सुनेगा और वो जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें म्यू को दिखाया जाता है जिसके पास बोइंग आया होता है। बोइंग उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। म्यू कहता है कि मुझे टॉप के बारे में तुमसे बात करनी है। बोइंग उससे कहता है कि यार टॉप को प्रॉब्लम है हम दोनों को बात करने से। तो म्यू उसे हाँ में जवाब देता है। तो बोइंग उससे कहता है कि टॉप ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं। म्यू उससे पूछता है तो तुम्हें क्या लगता है। बोइंग उससे कहता है कि मुझे लगता है कि वो जेलस है या फिर वो डर रहा है कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। उसे इस तरह से सेट देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और वो हर किसी के साथ वैसा कर सकता है जो कि वो करना चाहता है। शायद उसने तुम्हें बहुत हल्के में ले लिया, उसे लगता है कि तुम उसे आसानी से मिल जाओगे। तो म्यू उसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसे लोगों के साथ डील करना मुझे अच्छे से आता है। बोइंग कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके आखिरी लवर बनोगे। तो म्यू से कहता है कि मुझे इस बारे में तो नहीं पता लेकिन मैं उसे सेकंड चांस देना चाहता हूँ।
बोइंग कहता है कि तुम एक ऐसे लड़के को चांस देना चाहते हो जो कि 3 महीने में, 6 महीने या फिर 1 साल में किसी को भी छोड़ सकता है, और वो उसके क्लोज आके उससे कहता है कि तुम एक बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, और उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन म्यू उसे रोकते हुए कहता है, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? अगर एक बात सच कहूँ तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझे इतना भी पसंद नहीं करते, तुम बस ये चाहते हो कि तुम किस तरह से टॉप को परेशान कर पाओ। उसने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखी, उसके बाद उसने तुम्हें डंप कर दिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा होने के बावजूद वो मेरे पास वापस लौटना चाहता है। तुम बस उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, तुम बस अपने हार्ट ब्रोकन होने का गुस्सा उस पर निकालना चाहते हो, उसे तकलीफ देकर। तो बोइंग उससे कहता है कि मैं समझता था कि तुम स्टूपिड हो, लेकिन तुम नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें गुड लक विश नहीं करूँगा क्योंकि तुम दोनों कभी एक साथ नहीं होंगे। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और म्यू इसी बारे में सोचने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉस्टन और निक को क्लब में दिखाया जाता है। बॉस्टन किसी लड़के की तरफ देख रहा होता है तो निक उससे गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ पे एटॉम को ढूंढने आए हो या फिर किसी नए लड़के को। तो बॉस्टन उससे कहता है कि वो मेरी तरफ देख रहा था, इसलिए मैंने उसको फिर से देखा। क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो निक उससे कहता है कि मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ, तुम्हारे पहले ही राड़े क्लियर नहीं हो रहे और तुम नए बनाने के चक्कर में हो। कितने सारे लड़कों के साथ सो चुके हो, अब भी तुम्हारा मन नहीं भरता क्या? पहले जो कुछ भी तुमने फैलाया है उसे साफ करो। बॉस्टन उससे कहता है सिर्फ कंप्लेंट करते रहो, तुम जेलस हो, तुम मानते क्यों नहीं? निक इसका कोई जवाब नहीं देता। तभी बॉस्टन जो है एटॉम को देख लेता है और निक से कहता है कि वो देखो वहाँ पे है, मैं उसको इस तरह से सबक सिखाऊंगा कि उसे अपनी की हुई गलती का पछतावा होगा, और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। निक उससे कहता है कि यहाँ के स्टाफ ने बताया है कि वो अब यहाँ का रेगुलर कस्टमर हो चुका है और वो हाथ से निकल चुका है, तुम उसे जाके क्या कहोगे? तो बॉस्टन कहता है कि मैं उसके फेस पे पंच मारते हुए उसे कहूँगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबको ये बताने की कि मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती की है अपने साथ सोने के लिए। निक कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसके साथ सोए थे और तुमने उसके नेकेड फोटोज भी लिए, और क्या फ़ायदा कि जब वो गलती ही कन्फेस नहीं करेगा, तुम्हारी प्रोफाइल जो है वो पहले से ही बिगड़ी हुई है, तो कोई तुम्हारी बात पे भरोसा भी नहीं करने वाला। बॉस्टन कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? निक कहता है कि तुमने कहा था ना कि वो तुम पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो कैसा रहेगा कि हम पहले उस पर अटैक करें। उसके बाद निक जो है वो अटॉम के पास जाता है, उसे देखते हुए कहता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रहे हो, क्या तुम यहाँ पे अकेले हो या फिर किसी का वेट कर रहे हो? अटॉम उससे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हें कभी देखा है। निक उससे कहता है कि शायद हम हेलोवन पार्टी में मिले हैं। अटॉम कहता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए थे तो मुझे याद नहीं है। निक उससे कहता है कि मुझे तुम याद हो, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे तब। अटॉम उसे थैंक्स कहता है। फिर निक उससे कहता है क्या मैं तुम पे हिट कर सकता हूँ? तो अटॉम उससे कहता है कि ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा है, तुम काफ़ी ज़्यादा फास्ट जा रहे हो। निक कहता है कि मैं इससे भी ज़्यादा फास्ट जा सकता हूँ। ऐसा बोल के वो उसे किस करने लगता है, तो अटॉम भी उसे रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद निक जो है उसका हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम में ले जाता है और वो लोग वहाँ पे इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो चुपके से बॉस्टन जो है उनकी तस्वीरें निकालने लगता है, जिससे अटॉम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बॉस्टन के पास आके उससे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? बॉस्टन कहता है कि तुम्हारे हुकअप करते हुए फ़ोटोज़ खींच रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारी बहन को दिखा सकूँ। तुमने सबसे कहा था ना कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है मेरे साथ सोने के लिए, तो अब मैं उन्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि वो तुम थे जिसने मेरे से ज़बरदस्ती ये सब करने के लिए कहा था। और मैं इन सारी फ़ोटोज़ को जो है सोशल मीडिया पे डालूँगा। वैसे भी तुमने अपनी बहन से कहा ही था मुझे एक्सपोज़ करने के लिए कि मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ जो है सोशल मीडिया पे डालने वाला हूँ। पहले तुम मुझे एक्सपोज़ करना चाहते थे, अब मैं तुम्हें एक्सपोज़ करूँगा। इस तरह से वो उस पे चिल्ला रहा होता है तो निक उसे शांत करता है। तो एटॉम को समझ में आ जाता है कि वो दोनों जो है मिले हुए हैं। निक एटॉम से माफ़ी मांगते हुए कहता है मैं बस अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। मुझे पता है कि बॉस्टन बुरा है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है कि वो किसी को अपने साथ सोने के लिए फ़ोर्स करे। उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, उसका बदला लेने के चक्कर में तुम जो है इतना आगे बढ़ गए हो। एटॉम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो बॉस्टन से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सच में फीलिंग्स रखता हूँ। मैं बस ये चाहता था कि जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करो। तो बॉस्टन उससे कहता है कि तुम्हें एक बार में मुझसे प्यार कैसे हो सकता है? हम सिर्फ एक बार एक दूसरे के साथ सोए थे, तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? एटॉम कहता है क्योंकि तुमने मुझे गे बना दिया। तो बॉस्टन उस पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पहले से ही ऐसे हो, मैंने बस तुम्हें रियलाइज़ करवा है कि तुम क्या हो। निक एटॉम को शांत करवाता है, फिर बॉस्टन से कहता है कि एटॉम के लिए ये सब कुछ नया है।
वह टॉम के पास आके उससे कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ कि एक तरफ़ा प्यार करना कितना तकलीफ़दायक है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम जो है वो बॉस्टन से प्यार नहीं करते। वो तुम जब तकलीफ़ में थे तब वो तुम्हारी लाइफ़ में आया इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन तुम्हारी लाइफ़ में एक अच्छा पर्सन ज़रूर आएगा और तुम इस जैसे बेवकूफ़ के साथ प्यार मत करना। ऐसा बोल के निक वहाँ से चला जाता है। बॉस्टन को भी कुछ फ़ील होता है तो वो भी निक के पीछे चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अनाथ आश्रम का दिखाया जाता है जहाँ पे रे और सैंड जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आए होते हैं। रे बच्चों से कह रहा होता है कि उनको ब्रश करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बच्चे जो है उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते। तो रे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सैंड को इशारा करता है कि प्लीज़ यहाँ पे आके मेरी मदद कर दो। तो सैंड भी वहाँ पे आ जाता है और वो बच्चों को बताता है कि उनके लिए ब्रश करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कीड़े जो है वो तुम्हारे दाँत मुँह में आके तुम्हें खा जाएँगे। इस तरह से बातें करके वो उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे बहुत ही ढीठ होते हैं, वो उनकी बात नहीं मानता। तो सैंड जो है वो मज़ाक करते हुए बच्चों को फाइनली इस बात पे एग्री करवा देता है कि उन्हें ब्रश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे उसकी बात मान लेते हैं। रे जो है वो काफ़ी प्यार से सैंड की तरफ देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंड और रे को बैठे दिखाया जाता है जहाँ पे स्टाफ मेंबर आके रे को बताती है कि अगले वीक तुम्हारी पनिशमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो सैंड जो है रे से कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, वैसे बच्चों के साथ रहकर तुम्हें कुछ सीखने को मिला। तो रे उससे कहता है कि हाँ, तुम एक बहुत ही बड़े बग हो, यानी कि कीड़े हो। सैंड कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, हर जेंडर के लोग और हर एज के लोग मुझे पसंद करते हैं। उसके बाद वो कहता है क्या तुम्हें इस सबसे कुछ सीखने को मिला? तुमने उस दिन अगर किसी को गाड़ी से उड़ा दिया होता तो वो कितना ज़्यादा भयानक होता। तो रे उससे कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। फिर रे कहता है कि जब मेरा डॉक्टर के पास वाली अपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम कहीं पे बाहर जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं लेकिन किसी म्यूज़िक फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। तो सैंड उससे हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि जापान कैसा रहेगा, वहाँ पे 2 बैंड्स आने वाले हैं। रे उससे कहता है कि मुझे बैंड से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सिर्फ घूमना चाहता हूँ, डांस करना चाहता हूँ। जिस पे सैंड कहता है कि इसके लिए तुम्हें जल्दी-जल्दी अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो रे खुश होते हुए उसे किस करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें म्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम की हेल्प कर रहा होता है क्रिसमस ट्री सजाने के लिए। उसकी मॉम जो है उसे क्रिसमस ट्री सजाने का काम देकर दोनों अंदर चली जाती है। म्यू जो है वो क्रिसमस ट्री सजा रहा होता है लेकिन उसे एक स्टार नहीं लग रहा होता है, तभी वहाँ पे टॉप आके उसकी हेल्प करने लगता है। म्यू टॉप को देख के थोड़ा-सा सरप्राइज़ हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ पे आने वाले हो। मैंने तुम्हें काफ़ी सारे कॉल्स भी किए लेकिन तुमने मेरे कॉल नहीं उठाए। टॉप कहता है कि मैं होटल के काम में बिज़ी था। वैसे भी मैंने तुम्हारी मॉम को प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे आऊँगा इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो म्यू कहता है कि तुम मेरी मॉम से बात करते थे? तो टॉप कहता है कि हाँ, पिछली बार जब हम मिले थे तब उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर माँगा था तो मैंने उन्हें दे दिया। तभी वहाँ पे म्यू की मॉम्स आ जाते हैं। वो टॉप को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। टॉप उन्हें ग्रीट करता है। म्यू की मॉम कहती है कि तुम ड्राइव करके काफ़ी ज़्यादा थक चुके होंगे। मैं ये सोच रही थी कि तुम म्यू के साथ क्यों नहीं आए। टॉप कहता है कि नहीं, मैं थका नहीं हूँ। उसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पे रुके हो, तो टॉप उन्हें बता देता है कि उसने एक होटल में रूम बुक किया है। म्यू की मॉम कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों नहीं रुक रहे हैं, तुम म्यू के साथ सो सकते हो। तो टॉप कहता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। म्यू कहता है कि रात को ड्राइव करना सेफ नहीं होगा तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो, या फिर तुम अब मेरे साथ रुकना नहीं चाहते। टॉप कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस अकेला सोना चाहता हूँ। तो म्यू की मॉम कहती है कि तुम लोग जो कुछ भी डिसाइड करो, लेकिन आज रात का डिनर तुम्हें हमारे साथ ही करना है। ऐसा बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टॉप को डिश वॉश करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके पास म्यू आके उससे कहता है कि तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं कर दूंगा, तुम मॉम के साथ जाके बातें करो। टॉप कहता है कि इतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, मैं इसे कर लूँगा। लेकिन म्यू उसकी बात नहीं मानता और उसके हाथ से प्लेट छीनने लगता है। उनकी खींचातानी में प्लेट जो है वो नीचे करके टूट जाती है। तो टॉप उससे कहता है क्या तुम किसी चीज़ को लेकर मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर वो उससे माफ़ी माँगते हुए कहता है कि मैं इस प्लेट के पैसे दे दूँगा या फिर नई लाके दे दूँगा। तो म्यू उससे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खरीद सकता हूँ। फिर म्यू उससे माफ़ी माँगते हुए कहता है कि मैं बोइंग को लेकर तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। तो टॉप उससे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। म्यू कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो टॉप उससे कहता है कि तुम तो यही प्रूव करना चाहते थे ना कि मैंने और बॉस्टन ने जो कुछ भी किया तुम उसे भूल नहीं पाओगे। तो म्यू कहता है कि मैं उसे इतनी ईज़िली कैसे भूल सकता हूँ।
तो टॉप कहता है कि फिर हमारे एक साथ आने का कोई मतलब नहीं बनता, आगे जाके फिर तुम्हारा मन करेगा कि तुम मुझसे बदला लो और ये साइकिल जो है वो चलता ही रहेगा। तो म्यू से कहता है लेकिन हमने इस बारे में बात किया था ना कि हम एक नई शुरुआत करेंगे। तुमने मुझसे एक चांस मांगा था और मैंने तुम्हें वो चांस दिया ना, तो क्या तुम अब ऐसा नहीं चाहते? तो टॉप उससे कहता है कि मुझे नहीं पता म्यू, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंड को दिखाया जाता है जो कि अपने बैंड के साथ सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बोइंग उसे आवाज़ देता है। बोइंग को देख के सैंड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बोइंग जो है वो सैंड का एक्स बॉयफ्रेंड है जिसे टॉप ने उससे चुरा लिया था। सैन जो है वो बोइंग के पास आके उससे कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। बोइंग उससे कहता है कि मैं यूजुअली तो यहाँ पे आता था ना तुम्हारा सॉन्ग सुनने के लिए। फिर बोइंग जो है वो सैन का हालचाल पूछते हुए उससे कहता है कि तुम कैसे हो। तो सैन बताता है कि कुछ बदला नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है। तुम्हारे बारे में बताओ, तुम एयरलाइन में जाने वाले थे, क्या तुम गए? तो बोइंग उसे बताता है कि उसने काफ़ी सारे एयरलाइन में अप्लाई किया हुआ है और वो रिज़ल्ट का वेट कर रहा है। सैन कहता है कि मुझे लगा था कि अब तो तुम्हारा काम हो चुका होगा। फिर वो उसे बाय बोलते हुए कहता है कि मुझे अपना सॉन्ग प्रिपेयर करना है। तो बोइंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो सैन जो है वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।